नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो आप हम बात कर रहे थे मौर्य काल की। मौर्य काल हमने खत्म कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मौर्य काल में लास्ट में आते आते क्या हुआ कि जो उनकी केंद्रीय सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर होने, यानी वो अपने पतन की ओर जाने लगी। तो उसका बहुत लोग सबका अलग अलग रीजन बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद अपनी जो बैरी घोष की नीति त्याग दी थी उसकी वजह से हुआ, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अगर युद्ध वगैरह नहीं हुआ तो इतनी बड़ी सेना का क्या करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। तब क्या हुआ कि आस पड़ोस के जो शासक थे उनको ये अच्छा मौका मिल गया कि भारत पे आक्रमण किया जाए। और उसी क्रम में सबसे पहले आते हैं ईरानी। ईरानी तो बहुत पहले आगे चले जाते हैं, उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन उस टाइम आता है सिकंदर, जो हिंदू यूनानी था, यानी यूनान से आता है वो। यानी उसके बाद जो भी आएंगे वो इस सिकंदर के ही वंशजों में से आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो सिकंदर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी हिंदू यूनानी था, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर, जिसे यूनान में अलेक्जेंडर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर के जो फादर थे यानी पिता थे वो थे फिलिप। कौन थे, फिलिप थे। ठीक है, अब नाम भी ऐसा सुगला सा रखते हैं और इसमें बहुत डिफिकल्ट है ये, इसके नाम वगैरह ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मेरे को भी बहुत मुश्किल से याद हुए। ठीक है, तो बात करते हैं। जो इसके पिता थे वो थे फिलिप्स, और वो क्या थे, मकदूनिया के शासक थे। कहां कब बने, 362 बीसी में वो मकदूनिया के शासक बने। ठीक है, अब क्या हुआ, शासक बना, फिर सिकंदर धीरे धीरे जवान होने लगा। तो जब सिकंदर के गुरु बने सबसे पहले अरस्तु। कौन बने, अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर के दो सेनापति थे, एक तो जल सेनापति था और एक थल सेनापति था। जल सेनापति का नाम था न्यूयॉर्कस। क्या था, न्यूयॉर्कस। तो जल सेनापति का नाम था न्यूयॉर्कस, और जो स्थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और जो सिकंदर था उसका एक घोड़ा था बहु केफला। कौन था, बहु केफला। और इसके नाम से ही बहु केफला नगर की स्थापना की थी सिकंदर ने। कहां पे, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, अब क्या हुआ कि 329 बीसी के अंदर जो फिलिप्स था उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद उसका पुत्र था सिकंदर, वो गद्दी पे बैठा। ठीक है, अब गद्दी पे बैठते ही सिकंदर को सपने आने लगे संपूर्ण विश्व विजेता बनने का। तो वो अपनी इस श्रृंखला को स्टार्ट करता है। तो वो सबसे पहले पहुंचता है काबुल और कंधार, बैक्ट्रिया, सीरिया, इन सभी स्थानों को वो जीत लेता है। जीतने के बाद क्या करता है वो, 326 बीसी के अंदर वो क्या करता है, सॉरी मैं यहाँ पे बीसी लिखना भूल गया, 326 बीसी में हिंदुकुश पर्वत जो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है उसको पार करके क्या है, उस टाइम के भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश करके यह क्या करता है, सबसे पहले तक्षशिला के शासक थे आम्बी, इससे ये युद्ध करना चाहता है। लेकिन आम्बी क्या करता है, इसके डर से ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। और ये आम्बी का सबसे बड़ा दुश्मन था पंजाब का शासक पोरस। कौन था, पंजाब का शासक पोरस। ठीक है, तो जब सिकंदर हिंदुकुश पर्वत पार करके तक्षशिला आया तो वहां में थे चाणक्य, वहां के एक शिक्षक थे चाणक्य। वो क्या हुआ कि जो गणानंद था उसके पास आए, लेकिन गणानंद ने उनकी बेइज्जती करके उनको निकाल दिया, जिससे उनको ये आहत हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को बनाया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये तक्षशिला आत्मसमर्पण कर देता। और दूसरा आम्बी था तक्षशिला का शासक, उसने क्या किया कि पंजाब के शासक पोरस पे उसको हमला करने का सुझाव दिया। तो सिकंदर पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करने के लिए झेलम नदी के तट पे आ गया। ठीक है, वहां पे आके क्या किया कि पोरस और जो सिकंदर था इन दोनों के मध्य हाइट स्पेस का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि सिकंदर विजय रहा। लेकिन पोरस का इतना साहस देख के इसको क्या हुआ, इसने क्या किया कि ये जो इसके साथ जो क्षेत्र जीता था वो इसको वापस लौटा देता है। और क्या करता है, ये अपनी सेना को भारत में आगे और बढ़ने का सुझाव देता है। तो सेना जैसे ही थोड़ी और आगे बढ़ती है तो इनकी आगे लगती है व्यास नदी। अब इनकी सेना इतनी तो थकी हुई, फिर व्यास नदी में इतना भयंकर उफान रहता था उस टाइम,
तो क्या हुआ, सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। तो व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, तो सिकंदर ने क्या किया कि 325 बीसी में, 325 बीसी में ये मकदूनिया की ओर वापस चलना स्टार्ट करता है। क्या मकदूनिया वापस जाएंगे, तो ये निकल जाता है। तो 323 बीसी के अंदर इसकी बेबीलोन में डेथ हो जाती है। लेकिन ये डेथ होने से पहले जो इसके थे ना, वो जो मंत्री वगैरह, उनको ये कहता है कि जब मेरे डेथ हो तो मेरे दोनों हाथ, मेरी जो उस टाइम जो चिता वगैरह ले जाते थे उसमें बाहर निकाल देना, ऐसे लटका देना खाली हाथ। तो ये संदेश देना चाहता था कि खाली ही हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, और जो विश्व विजेता खाली हाथ चले गए तो हम उसके आगे चीज ही क्या। ठीक है, तो इसकी क्या 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में। ठीक है, इसकी डेथ के बाद में क्या किया कि मकदूनिया शासक विहीन हो गया, मतलब मकदूनिया में शासक ना आया, और जो मकदूनिया की केंद्रीय सत्ता थी वो होने लगी कमजोर। लेकिन जो सिकंदर था, इसने क्या किया कि जब भारत से वापस लौटा इसे, तो उसने क्या किया कि अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे, कौन कौन से, काबुल, कंधार, बैक्ट्रिया, सीरिया, ये सब क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है, जो इसका थल सेनापति था। तो ये क्या करता है कि ये सीरिया से बैठा बैठा उन सारे स्थानों का जो शासन करता है, ये मकदूनिया का भी शासन करने लगता है। ठीक है, तो जब इनकी केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, तो इनमें क्या, इन आसपास लोग स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले मकदूनिया स्वतंत्र हो जाता है इनसे। उसके बाद क्या होता है कि ये सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है। चंद्रगुप्त मौर्य से 305 बीसी के में युद्ध करता है, जिसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। और हारते ही क्या करता है, अपनी पुत्री हेलेना या चेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और उसको 4 देश देता है दहेज में, जो आपको मैंने बताई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र बनता है सेल्यूकस निकेटर द्वितीय, मतलब सेल्यूकस सेकंड शासक बनता है। उसके बारे में हमें कुछ खास नहीं पढ़ने को मिलता। उसके बाद शासक बनता है सेल्यूकस तृतीय, जिसे हम एंटियोकस भी कहते हैं। एक मिनट में पानी पी लूं थोड़ा सा। उसके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस तृतीय शासक बनता है, जिसे हम एंटियोकस भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पुत्र था बिंदुसार, ये उससे युद्ध करता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है कि ये हार जाता है। ठीक है, और ये बिंदुसार से हार जाता है, और उसके एक दरबार में एक दूध भेजता है, डाइमैक्स भेजता है, सूखे अंजीर देता है उसको, और मदिरा देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके टाइम ही जो ये बैक्ट्रिया क्षेत्र था, जो इसके शासन क्षेत्र में था, तो वो क्या करता है कि एक बैक्ट्रिया में जो शासक हुआ करता था डेमोटोस, कौन था, डेमोटोस, उसने इसको स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये क्या, सेल्यूकस निकेटर आपका शांत रहा फिर भी। तो फिर डेमोटस की डेथ होने के बाद उसका पुत्र बनता है डेमोटोस सेकेंड, उसने भी इसको स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये सेल्यूकस तृतीय तब भी चुप रहा। फिर क्या हुआ कि डेमोटस सेकंड का सेनापति था यूथिडेमस, कौन था, यूथिडेमस ने क्या किया, डेमोटस की हत्या कर दी। वही बात है, जो जैसा बोएगा वैसा खाएगा। तो इसने क्या किया, इसको स्वतंत्र घोषित किया, और इसके सेनापति ने इसको मार दिया। यूथिडेमस, ये तब भी चुप रहा, और सेनापति ने अपने आप को यहाँ का नवाब घोषित कर लिया। फिर क्या हुआ कि इसने अपने आप को नवाब घोषित कर लिया, तब सेल्यूकस तृतीय ने इसके पास एक संदेश भेजा कि आप आओ हमारे दरबार में। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा चालाक पड़ता है, ये खुद न जाकर, इसका पुत्र था डेमेट्रियस, कौन था, डेमेट्रियस, ये उसको सेल्यूकस तृतीय के दरबार में भेजता, यानी एंटियोकस के दरबार में भेजता है। और एंटियोकस के डेमेट्रियस के ये विद्वान भी था, मतलब दिखने में भी अच्छा था, और इसमें अच्छे से और सब कुछ इसका बढ़िया था। तो इस सबसे प्रसन्न होकर सेल्यूकस तृतीय या एंटियोकस ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, और बैक्ट्रियाई क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है,
तो ये इनको स्वतंत्र घोषित मिल गया। अब डेमेट्रियस क्या किया कि इसने सोचा कि यूनान की राजकुमारी जो अपनी वाइफ है, तो इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण करने की ये प्लानिंग करने लगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब सेल्यूकस तृतीय, इन्हीं दिनों में सेल्यूकस तृतीय की डेथ हो जाती है और शासक बनता है सेल्यूकस चतुर्थ। सेल्यूकस चतुर्थ शासक बनते ही इसने ये साफ साफ कह दिया, ये इसकी बहन ने तो वहां पे शादी की है कि जीजा का कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है अपना ही है और वो केंद्रीय सत्ता के अंदर ही है। तो इसने घोषित कर दिया कि बैक्टीरिया को केंद्रीय सत्ता में मिलाया जाए। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को केंद्रीय सत्ता में लेने की कोशिश करने लगा। ये सूचना जब इसको मिली तो इसने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इसको किसको, डेमेट्रियस को कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इसके पास उस समय 3 रास्ते थे, ये तो या तो ये केंद्रीय सत्ता से युद्ध करे, ठीक है, या फिर ये केंद्रीय सत्ता में चला जाए, या फिर ये भारत की ओर कूच करे। और इसको ये पता था कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी मगध की, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो ये क्या करता है, भारत की ओर निकल पड़ता है। ये यहां से भारत की ओर निकल जाता है और सेल्यूकस चतुर्थ का जो सेनापति था यूक्रेटाइफिस क्या करता है, बैक्टीरिया की तरफ निकल जाता है। ये डेमेट्रियस यहां से निकल कर तक्षशिला पहुंचता है और तक्षशिला को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, और यहां से जो यूक्रेटाइफिस गया था उसने क्या किया, बैक्टीरिया को केंद्रीय सत्ता में मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने तक्षशिला पे अपना कब्जा कर लिया। तो वहां पे जो तक्षशिला था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। तो वहां की जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि उस टाइम जो मौर्य वंश था वो था वृद्धरथ, शासक था वृद्धरथ ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, मतलब ना तो युद्ध किया ना कुछ और किया। तो इससे हो गई जनता नाराज हो गई। तो वृद्धरथ का जो सेनापति था पुष्यभूति सुंग, उसने क्या किया, वृद्धरथ की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य में सुंग वंश की स्थापना की। वो हम आगे पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या किया, तक्षशिला को जीत लिया और वहां पे क्या, एक साकल या सियालकोट नाम, जो वर्तमान में सियालकोट है, उस नगर की स्थापना करता है और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। अब क्या हुआ कि ये जो सेनापति था यूक्रेटाइडिस, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को केंद्रीय सत्ता में मिला लेता है और यहां से वो वापस ये सीरिया चला जाता है। सीरिया जाके ये क्या करता है कि ये जो सेल्यूकस चतुर्थ था ये बड़ा खुराफाती था, बहुत ज्यादा खुराफी था। ये जीजा के गल हाथ धो के ही पड़ गया, क्या जीजा को तो मार के ही दम दूंगा। तो इसने क्या किया, ये जो यूक्रेटाइफिस था इसको भारत की तरफ भेज दिया कि जाओ उसको खत्म करो। जब इसकी सूचना इसको डेमेट्रियस को मिली तो डेमेट्रियस क्या किया कि ये तक्षशिला से भागकर मथुरा चला गया, जो आधुनिक मथुरा है ये वहां पे चला गया। और जो ये यूक्रेटाइडिस आया था ये क्या किया कि ये तक्षशिला वगैरह के क्षेत्र को जीतकर वापस चला गया। ठीक है, वापस आके इसने क्या किया कि ये जो सेल्यूकस चतुर्थ था इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बैक्टीरिया को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हो गया ना बुरा। इसने क्या किया कि अपनी बहन के साथ बुरा किया, अपनी बहन को दीवे साम्राज्य को वापस छीना और इसने क्या किया, इसके सेनापति ने छीन लिया। तो क्या हुआ कि बैक्टीरिया को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इसके अलावा तक्षशिला को इसने जीत ही लिया था। तो बैक्टीरिया से लेकर तक्षशिला के झेलम नदी के तट तक किसका शासन हो गया, यूक्रेटाइफिस का। किसका हो गया, यूक्रेटाइफिस का। और यूक्रेटाइफिस ने क्या किया, तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली। ये तो यहां खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये भाग के मथुरा चला जाता है और मथुरा तक अपना शासन कर लेता है। तो ये क्या करता है, ये झेलम नदी के तट से लेके और मथुरा तक अपना साम्राज्य बनाता है और वहां पे क्या होता है, सियालकोट में अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, और भी डेमेट्रियस था क्या, तो यही था पहला बंदा जिसने क्या किया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। डेमेट्रियस कौन था, जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। अगर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, या तो वो डेमेट्रियस आएगा या फिर ये आएगा हिंदू यूनानी। क्या आएगा, हिंदू यूनानी। आप गौर से देख लेना कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंदू यूनानी ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो जो ये डेमेट्रियस था इसका एक सेनापति था मिलेंदिया। तो मिनेंडर ने क्या किया, डेमेट्रियस की हत्या कर दी। ठीक है, डेमेट्रियस की हत्या कर दी। और मिनेंडर था ये एक बौद्ध अनुयायी था। कौन था, बौद्ध अनुयायी था।
अब आप बोलो सर ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका एक नागसेन की, जो नागसेन एक बौद्ध अनुयायी भगत था, उसकी एक बुक थी मिलीपनो से ये जानकारी मिलती है कि नागसेन और मिलिंड के मध्य प्रश्नवाचक संवाद हुआ था, बीच में संवाद हुआ था, ये मतलब प्रश्न उत्तर हुए थे बीच में, तो उसका उल्लेख इसे मिलिंद पनो में हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मिलिंद या फिर मिलिंडर, तो ये भी क्या करता है कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु तब होती है जब इसका पुत्र अल्पायु का था, अल्पायु का पुत्र था, तो ये क्या करता है, इसकी जो पत्नी थी एक थोलिया, ये सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है। यानी भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी एक थोलिया। ये वैसे शासिका तो नहीं थी, लेकिन सत्ता इसके हाथ में थी, तो इसको कह सकते हैं शासिका थी। अब डेमेट्रियस ने भारत पे विजय प्राप्त की, मतलब भारत के कुछ स्थानों पे विजय प्राप्त की, तो उसके भी साक्ष्य मिलते हैं हमें। पतंजलि की एक बुक थी महाभाष्य, कौन थी? पतंजलि की बुक थी महाभाष्य, एक तो हमें उससे मिलता है। एक कालिदास की बुक थी मालविका मित्रम, कौन थी? मालविका मित्रम, एक हमें उससे जानकारी मिलती है। एक हमें मिलता है कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब क्या हुआ कि ये भारत में यूनानी आए, तो इनसे भारत की जो सभ्यता या फिर कला पे प्रभाव क्या पड़ा? जब ये नहीं आए थे तो भारत में कला चल रही थी मथुरा, और यूनान में कला थी यूनानी। जब ये भारत आए तो मथुरा और यूनानी कला का मिक्स हो गया, और उनसे एक नई कला बनी जिसको कहते हैं गांधार कला, या ग्रीक रोमन कला, या हिंदू यूनानी कला। ठीक है, क्या कहा जाता है? गांधार कला, ग्रीक रोमन कला, या फिर यूनानी कला। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये यूक्रेटाइडिस की जब केंद्र सत्ता कमजोर होने लगी, तब क्या किया कि शकों ने इस पे आक्रमण कर दिया। ठीक, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।